Hello everyone, in this video we are going to talk about exceptions of SPDF ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे SPDF ब्लॉक में जितने भी एक्सेप्शंस हैं, मतलब पूरा पीरियडिक टेबल में जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। नीट एंड जेडबलई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ। वी आर दी फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल टू हैव 100 ट्रिक्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा हमारा 100 डे चैलेंज ट्रिक का प्लेलिस्ट। बिफोर वी स्टार्ट, जब मैं एक्सेप्शंस बताऊं तो कुछ हमें ट्रेंड्स याद रखने पड़ेंगे। ये कुछ ट्रेंड्स मैं आपको क्लियर आउट करा देता हूँ। जनरल ट्रेंड्स हमें पता रहने चाहिए तो ही हम एक्सेप्शन समझ सकते हैं। ठीक है, जनरल ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं? पहले तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, जेड इफेक्टिव एंड ऑल। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक जल्दी जल्दी मैं आपको क्लियर आउट करा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट के क्या क्या आपको देखने मिल सकता है ट्रेंड्स, वो चीज़ें के बारे में। फर्स्ट इज जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव होता क्या है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा वो देखिए। जेड इफेक्टिव होता क्या? डेट इज अट्रैक्शन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट। जैसे आप समझिए आपका न्यूक्लियस है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब। ठीक है, एक चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए। अब सिंपल सी लॉजिक क्या है आपके पास कि अगर ये ऑर्बिट जो थी, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपने पास, तो उसकी साइज जो है वो कम हो जाएगी। अब साइज छोटी हो जाती है तो ये भी चीज़ हमें पता चल गई। क्या चीज़ पता चल गया? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज कम हुई मतलब रेडियस कम हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, साइज कम हुआ। अब जब साइज कम हो गया, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि साइज जो है कम है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन, समझिए पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स थे जो आपके प्रेजेंट है न्यूक्लियस के पास, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ चुका है, क्योंकि साइज बहुत छोटा हो चुका है, पास पास आ गए हैं, अट्रैक्शन बढ़ चुका है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर आउट हो जाती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज हो जाएगी जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यही चीज़। अगर थोड़ा सा अगर चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम के लिए। ठीक है, टॉप टू बॉटम के लिए बात करो तो जेड इफेक्टिव जो होता है नियरली ऑलमोस्ट सेम होता है। ये बहुत सारे कोचिंग में आपको फालतू फालतू चीज़ें बताई जाती हैं कि जस्ट थोड़ा सा चेंज होता है जेड इफेक्टिव, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस एक ही एक्सेप्शन आपको देखने मिलेगा। वो कब होता है? पी ब्लॉक के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर आपको देखने मिलेगा, जो चीज़ें हम लोग आगे एज एन एक्सेप्शन बात करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, पर जैसे आप नीचे जाते हो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ पता होगा। अब जब साइज इंक्रीज हो चुकी है तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का वो कम हो चुका है, तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत कम एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा और इजीली वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेगा। तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे? साइज इंक्रीज हो जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी। ये चीज़ पता चल गया टॉप टू बॉटम के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से हम सुन लेते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? ये जो ऑर्बिट आपका है, समझिए यहाँ पे साइज तो बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे कि हमने बात किया, नीचे आप आओगे तो साइज तो बढ़ता चला जाएगा। अब साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन उसको एंटर कराना है तो उसके एनर्जी ज़्यादा देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजीली वो एंट्री कर लेगा, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी कम हो जाएगा। लॉजिक वही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हमारे पास उतना अच्छा नहीं है, और उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन नहीं है, तो लव फॉर इलेक्ट्रॉन हो पाएगा क्या? हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ बहुत बार हमेशा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों में डिफरेंस वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा याद रखिएगा, डेट इज लव फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? लव फॉर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं, उस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो अफिनिटी हम देखते हैं हमेशा। पर अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो हमेशा आपको क्या देखना पड़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
यहाँ पे बात कर लीजिए कि इनकी साइज़ बहुत बड़ी है, दूर दूर है, मतलब न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत दूर है, बहुत बड़ी साइज़ है, और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लेके आता है कि मुझे अट्रैक्ट करा लो, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पे आपको जनरल ट्रेंड्स जो हैं वो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, जो हमने जिस टॉपिक के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, डेट इज़ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में हम फर्स्ट देखते हैं रेडियस के बारे में, ठीक है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिल जाएंगी। रेडियस हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको थोड़े से चेंजेस देखने मिलते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ऑलमोस्ट ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो Mn2 जो जिंक होता है, यहाँ पे साइज थोड़ी सी आपको डिफरेंस देखने मिलेगी, ठीक है। रीजंस क्या हैं? क्योंकि Z इफेक्टिव जो होता है, आपको क्या याद रखना है, जब हम इस तरफ से जाते हैं, डेट इज लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, हमने क्या सीखा? Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, हमने ये सीखा, ठीक है। Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, हम सीख क्या है, उसकी वजह से साइज जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था वो, और साइज छोटी बना देता था, हमने ये सीख लिया। पर Mn से जब हम जाते हैं, Mn क्रोमियम की बात कर लेते हैं, पहले हम लेते हैं क्रोमियम, Cr ले लेते हैं। Cr का देखिए यहाँ पे आपको क्रोमियम दिखेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखने जाओगे तो S1 और D5 दिखेगा। इसको कैसे लिखोगे आप? ऐसे, ठीक है। सब क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने मिलेंगे। यही चीज़ मैं बात करता हूँ, Cr के बाद आपको क्या है? Mn है। Mn की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? S2D5, ठीक है। यहाँ पे आप ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया, Mn देख लिया, क्रोमियम देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देख लिया। यहाँ पे आपको डबल दिखेगा, इसकी वजह से रिपल्शन होती है। जब रिपल्शन होता है तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, ऐसा समझिए कि दो इलेक्ट्रॉन से दूर चले जाएंगे और उसकी वजह से उनकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा अजप्शन है, ठीक है, हमारे दिमाग में ये हमेशा से रहा है। पर थोड़ा एक चीज़ याद कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। Mn से Zn तक रिपल्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, यस, क्योंकि पेड होते चले जाते हैं और रिपल्शन इंक्रीज होते चला जाता है। Z इफेक्टिव हमने सीखा था, आप इस साइड जाओगे Z इफेक्टिव बढ़ता है, यस Z इफेक्टिव बढ़ता है, और उसकी वजह से रेडियस जो है, साइज जो है कम होती थी, हमने सीख लिया था, ठीक है। पर रिपल्शन की वजह से साइज जो है इंक्रीज हो रही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देंगे, समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत रहती है। Z इफेक्ट की वजह से हमने क्या सीखा था इनिशियली? Z इफेक्टिव की वजह से रेडियस जो है कम होगा। हम स्टार्टिंग में ही जब मैंने ट्रेंड्स बताया तभी आपको सिखाया था, ऐसे जाओगे साइज जो है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की प्रॉपर्टी उनके पास ज़्यादा रहती है, अट्रैक्ट करके रखता है, तो साइज छोटी थी। पर जब रिपल्शन, मैंने अभी जस्ट सिखाया आपको कि रिपल्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, Mn से मैं बात करता हूँ, जिंक तक रिपल्शन हो रहा है। जब रिपल्शन हो रहा है तो रेडियस जो है वो थोड़ी सी बढ़ने की ट्राई हो रही है। जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था और डिक्रीज हो रहा था, इसकी वजह से दोनों फोर्सेस जो थे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रेडियस जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। मतलब यहाँ पे हमने क्या सीखा? साइज जो है कम होनी चाहिए थी, इस साइड आप जाते हो पर साइज कम नहीं होगी, इनकी यहाँ से यहाँ तक पूरी साइज ऑलमोस्ट सेम होगी, एंड दिस इज द एक्सेप्शन। ये रहा आपके लिए एक्सेप्शन, ठीक है। तो याद रखिए, Mn, Fe, CO, निकल एंड कॉपर ऑलमोस्ट इनकी साइज जो होती है सिमिलर होती है, सेम होती है, एटॉमिक साइज, ठीक है। रेडियस, मतलब यहाँ पे हम रेडियस की बात कर रहे हैं, तो रेडियस जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, बस एक जिंक है उसका साइज जो होता है बढ़ जाता है। इनकी सेम है सबकी, जिंक की साइज जो है थोड़ी बढ़ जाती है। रीज़न क्या है? हमने जैसे देखा जिंक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखने जाओगे तो S2D10 हो जाएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एट दी एंड पेयर हो जाते हैं, ठीक है। जब पेयर हो जाएंगे तो रिपल्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो Z इफेक्टिव जो है वहाँ पे उसके मुकाबले, Z इफेक्टिव के मुकाबले, Z इफेक्टिव का मतलब क्या था, ध्यान से सुनिए। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते रहते हैं। अब यहाँ पे रिपल्शन बहुत बढ़ गया है तो ये दोनों रिपेल होकर दूर जा रहे हैं, मतलब साइज बढ़ रही है, Z इफेक्टिव कम हो जा रहा है आपका, यहाँ पे रिपल्शन बढ़ गया, और इसकी वजह से आपको जिंक का साइज
ज़्यादा दिखेगा पूरे ग्रुप में। यहाँ पे अगर हम पीरियड में बात करें तो जिंक की साइज़ जो है सबसे ज़्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू दिस, और इनकी साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। दिस वॉज दी फर्स्ट एक्सेप्शन। मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए था और मैं यहाँ पे आपको क्लियर आउट कर दिया हूँ, ठीक है। टॉप टू बॉटम की यही चीज़ बात कर लेते हैं। ये हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट हम लोग देख रहे थे एक्सेप्शन पूरा, ठीक है। पर अभी हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम की बात कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम में जो दो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी रेडियस वाइज क्या होगी, डी कॉन्ट्रैक्शन एंड एफ कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कहीं ना कहीं पे। डी कॉन्ट्रैक्शन भी पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम दूसरे नाम से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं हमने क्या सीखा था इनिशियली। टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हो तो पहले आप समझ लीजिए फ्लोरीन लिया है और आपने आयोडीन लिया है, किसकी साइज़ बड़ी होगी, आयोडीन की साइज़ बड़ी होगी, ये चीज़ हमें पता है। तो मतलब टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज़ इंक्रीज होती है, ये हम सीख चुके हैं। पर यहाँ पे बिकॉज ऑफ डैट कॉन्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस देखने मिलता है। क्या एक्सेप्शन देखने मिलता है, जस्ट हम लोग यहाँ पे इन तीनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक आपको एल्युमिनियम और गैलियम के अंदर देखने मिलेगा, ये है स्टोरी में चेंज, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 13 है, गैलियम का 31 है। अगर आप इसको लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये आपको मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको देखने मिला, देखिए गैलियम के अंदर आपको डी मिलेगा, डी ऑर्बिटल। एल्युमिनियम के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं मिलते हैं। अब हमने एक चीज़ देखा, डी ऑर्बिटल्स डी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और मतलब ये आलसी होते हैं, समझिए पुअर शिल्डिंग काम करते हैं, ठीक है। एक टाइप से याद रखिए कि आलसी होते हैं, ठीक है। होता क्या है ध्यान से देखिए, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूँ तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है। गैलियम की बात करो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 31। समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब 18 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है मतलब सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन गैलियम के पास है। 18 इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो 18 प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे, ये तो चीज़ हम सीख चुके। अभी 18 इलेक्ट्रॉन मैं आपको बोल रहा हूँ जो ज़्यादा हैं वो कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं देख लीजिए। S2 में 2 रहते हैं, P में 6 रहते हैं, D में 10 रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको सिखाया D10 वाला, जब D ऑर्बिटल्स जो हैं वो आलसी रहते हैं। अब ये जो है आलसी है, पार्टिसिपेशन में काम नहीं होगा, तो बचते कितने हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो फाइट जो रहेगी वो कैसी फाइट हो जाएगी, 18 प्रोटॉन, फाइट सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने मिल जाएगा कि Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी कम है मतलब वो हल्के पड़ गए, कमज़ोर है तो ज़्यादा ही उनको खींचेगा, मतलब Z इफेक्टिव यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब जब Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है तो साइज़ छोटी हो जाती है, मतलब गैलियम में याद रखिएगा साइज़ छोटी हो गई। हमने सीखा ना, प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके साइज़ छोटी बना देंगे, मतलब गैलियम में इसकी वजह से साइज़ छोटी हो जाती है, एल्यूमिनियम की साइज़ बढ़ जाती है। ये चीज़ सीख चुके आप। तो मतलब एल्यूमिनियम की साइज़ बड़ी होगी एज कंपेयर टू गैलियम, ठीक है। दिस वॉज द एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। हमने क्या सीखा था, एल्यूमिनियम फिर गैलियम नीचे जाते हो साइज़ बढ़ती है, पर यहाँ पे एक डिफरेंस देखने मिला, एल्यूमिनियम की साइज़ बढ़ गई, गैलियम की साइज़ कम हो गई। क्या रीज़न थे, हमने देख लिया, डी कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, प्रोटॉन एंड ऑल सारे कंसेप्ट मैंने समझा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनकी जो साइजेस होती हैं ऑलमोस्ट सेम होती हैं जैसे कि मैंने सिखाया। बस याद रखिएगा यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आपको मिल सकते हैं, जो हमने जस्ट स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था जिंक एंड कैडमियम के बारे में। जिंक की साइज़ जो होता है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे रिपल्शन आपको नहीं देखने मिलते उतने, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एफ कॉन्ट्रैक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। इंडियम एंड थैलियम की अगर जस्ट मैं आगे थोड़ा बात करूँगा तो अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करोगे, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे लेफ्ट टू राइट, पर टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। अभी यहाँ पे टॉप टू बॉटम की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिए क्या हो जाएगा। जैसे कि आपने रेडियस में देखा जितनी भी चीज़ें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वो सब चीज़ें सेम मिलेंगी। हमने एक चीज़ देखा, क्या देखा,
गैलियम, ये एल्यूमिनियम और गैलियम का देखा डिफरेंसेस, सेम टू सेम आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी उन दोनों के डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। मैं आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे हमने बात किया था एल्यूमिनियम और गैलियम की, 13 इलेक्ट्रॉन एंड 31 इलेक्ट्रॉन जस्ट हम देख चुके थे। न्यूक्लियस यहाँ पे ज़्यादा है, पावरफुल है, मोर पावरफुल यहाँ का न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि इसके पास 30, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं इसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा हुए मतलब पावरफुल न्यूक्लियस हो जाता है इसका। समझ में आ रहा है इसके बाद? और जब पावरफुल न्यूक्लियस हो गया है, जब इसके पास पावरफुल न्यूक्लियस है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अब ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा किस में? इन दोनों में से आपको बोलूँ कि किस में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो हमेशा लॉजिक यही लगाना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा किसमें? गैलियम में, एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स को क्या लगता है? स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं, साइज़ छोटी है तो न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन बहुत कम होगा। अट्रैक्शन कम है तो मतलब सिंपल सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये चीज़ होता है। मतलब यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू गैलियम, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जस्ट मैंने आपको सिखाया अभी, गैलियम का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। हमने क्या देखा इनिशियली, ये चीज़ देख लीजिए, जहाँ पे रेडियस का एक्सेप्शन आपको देखने मिलता है, वहाँ पे आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन देखने ही मिलेगा। जस्ट मैंने अभी प्रूफ करके आपको दिखाया। हमने यहाँ पे तो देखा ही था, ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे आपने साइज़ तो देखा ही था, पर हमने एक और चीज़ साइज़ देखी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, साइज़ जो हो जाती है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ये चीज़ हमने देखा था ना। तो यहाँ पे जब साइज़ सेम हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। तो हम यहाँ 4D और 5D के बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4D एंड 5D के बारे में बात कर रहे हो, जब 4D और 5D के बारे में बात करोगे तो सिंपल सी बात होती है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे 5D के अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ज़्यादा है तो प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। 32 इलेक्ट्रॉन, उतना डिटेल में मत जाइए, बस इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन्स ज़्यादा है। प्रोटॉन्स ज़्यादा है मतलब न्यूक्लियस मोर पावरफुल हो जाता है। जब न्यूक्लियस मोर पावरफुल हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ HgNCd की, कैडमियम की बात करो और Hg की मैं बात करता हूँ इन दोनों में, तो इन दोनों में से किसके पास मोर पावरफुल होगा? ध्यान से सुन के बताइए मुझे, अपना दिमाग लगाइए। Hg होगा, सिंपल सी बात है, साइज उसकी बड़ी है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, साइज बड़ी हो जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं साइज बढ़ चुकी है, न्यूक्लियस बढ़ चुका है, न्यूक्लियस बढ़ चुका है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने मिलेगी। और जब न्यूक्लियस बढ़ चुका है तो पावर इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे Hg की पावर ज़्यादा देखने मिलेगी। अगर मैं HF और ZR की मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, HF और ZR की मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ पे किसके पास सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी? HF की होगी। ठीक है, और ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए दैट इज TC और RE, तो इसमें किसका होगा? RE की पावर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि Z इफेक्टिव सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, पर जो मैं डिफरेंसेस आपको बता चुका अभी साइज़ की वजह से, वो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। इसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यही चीज़ टॉप टू बॉटम के लिए बात कर लेते हैं। जस्ट मैंने अभी ये लेफ्ट टू राइट आपको बताया डी ब्लॉक में, पर टॉप टू बॉटम बात करते हैं। टॉप टू बॉटम बात जब आप करोगे तो हम लोग यहाँ पे इंडियम और थैलियम ले रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ा तो डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने मिलता है इंडियम और थैलियम में। हमने देखा क्या, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जो भी रहती है चेंजेस होती रहती हैं, थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, साइज जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। उसका फर्क जो है यहाँ पे इंडियम एंड थैलियम पे भी लगता है। मैक्सिमम कहाँ तक देखने मिलता है आपको? यहाँ तक ही, याद रखिएगा, टीन और लेड तक ही पहुँच पाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। जैसे देख लीजिए, थैलियम की अगर बात करते हो एज़ कम्पेयर टू इंडियम, ध्यान से सुनिए, थैलियम की बात करते हो एज़ कम्पेयर टू इंडियम, तो थैलियम में मोर प्रोटॉन्स हैं क्योंकि साइज़ बड़ी है। जैसे हमने बात कर लिया, जब ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो थैलियम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। यही चीज़ किस में आपको देखने मिलेगा? टीन और लेड में देखने मिलेगा। किसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी? लेड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो। बिगेस्ट एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है हमेशा हमेशा, बिगेस्ट एक्सेप्शन, सबसे बड़ा एक्सेप्शन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए।
ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपको अगर मैं 13 ग्रुप की बात करूं, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर है, देख लीजिए। बोरॉन सबसे पहले आ जाएगा, हमें पता है छोटी साइज रहेगी, छोटी साइड है, तो ये चीज़ आपको पता होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आता है। पर यहाँ पे एल्यूमिनियम आना चाहिए, एल्यूमिनियम की जगह पे डायरेक्टली कौन आ जाता है, थैलियम आ जाता है। क्यों? मैंने जस्ट आपको अभी सिखाया, थैलियम में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ये इसको रिप्लेस आउट कर लेता है। देन उसके बाद गैलियम और इंडियम एंड एल्यूमिनियम आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जस्ट हम देख चुके हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डी कॉन्ट्रैक्शन। एफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फर्क डालता है। एफ कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर देखने मिलता है, ध्यान से देखिए, थैलियम में एफ कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलेगा। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही डालता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा तो ये पहुंच जाता है सबसे ऊपर। डी कॉन्ट्रैक्शन किस में देखने मिलेगा, गैलियम में। देन उसके बाद ये आएगा, फिर एल्यूमिनियम एंड इंडियम। समझ गए? तो ये एक्सेप्शन आपको दिमाग में अपने हमेशा रखना है। अब यही आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करता हूँ, तो अगर लेफ्ट टू राइट हम बात कर लें, ये मैंने अभी टॉप टू बॉटम के लिए बताया, जस्ट हमने टॉप टू बॉटम के लिए सीखा है ये चीज़। पर ये चीज़ मैं बात करता हूँ लेफ्ट टू राइट के लिए। अगर मैं लेफ्ट टू राइट के लिए बात करूँ तो हमेशा याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स क्रिएट कर देते हैं, फालतू में समझ में नहीं आता मुझे क्यों। कन्फिगरेशन आपको हमेशा देखना है। कन्फिगरेशन में भी कौन कौन से होते हैं, एम्प्टी, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड। एम्प्टी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लेना और देना दोनों तुरंत ही चाहेगा। फुल्ली होता है इलेक्ट्रॉन देना और लेना चाहेगा। हाफ जो होता है उसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में बात करने की ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए सेकेंड ग्रुप, थर्ड और यहाँ पे थर्ड फोर्थ ही मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड के ही बारे में बात किया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही नीट एंड जेडबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद वाले जो रहते हैं पीरियड्स उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बात किया था स्टार्टिंग में ही, आप ऐसे ऐसे जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता चला जाता है, तो हम सब में बढ़ते हुए दिखा दिए, हमारे दिमाग में ये पहला था। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं बेरिलियम और बोरॉन। क्या है, S2 है और यहाँ पे P1 है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा S2 और यहाँ पे देखने मिलेगा S2P1। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड एक्सेप्शन देखते हैं, ठीक है। हमने रेडियस देख लिया, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी देख लिया, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शायद आपको पता होगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, दैट इज लव फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है, शायद आपने पढ़ा होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। सोडियम की बात करो तो इस साइड आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो एक चीज़ आपको पता चल जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, टॉप टू बॉटम आओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा रखते हैं। लॉजिक वही है। लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमने सीखा था जेड इफेक्टिव, यहाँ से यहाँ जाओगे तो बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव मतलब पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी कैप्चर करता है। मतलब आप इधर से इधर जाओगे, जेड इफेक्टिव बढ़ा है मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की प्रॉपर्टी इनके पास ज़्यादा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर आते हो तो साइज़ बढ़ गई है। अब साइज़ बढ़ चुका है तो मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो था, जो अट्रैक्शन था वो कम हो चुका है। जब अट्रैक्शन ही कम हो चुका है तो नया आएगा तो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। समझ गए ये चीज़? समझे तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ टॉप टू बॉटम की, सिर्फ यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। टॉप टू बॉटम नॉर्मली होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। यहाँ थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड की मैं बात करने वाला हूँ। थर्ड पीरियड एंड सेकंड पीरियड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम और बोरोन की बात करोगे यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोरोन, ठीक है। देखिए
एल्युमिनियम और बोरोन की बात करते हो, हमने क्या सीखा, नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, वहाँ एल्युमिनियम की ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही कार्बन सिलिकॉन की बात करो, सिलिकॉन की ज़्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बात करो तो फॉस्फोरस की ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन और सल्फर की बात करो तो सल्फर की ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसे ही मैं क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न क्या है? ओके, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स जो हैं बहुत छोटे हैं। और जब पी ऑर्बिटल्स ही छोटे हैं तो एक तो दिमाग में आप क्या आएगा कि जब पी ऑर्बिटल्स छोटे हैं तो जो रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होता है? जब पी ऑर्बिटल्स छोटे हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे और रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है। जब रिपल्शन ज़्यादा, उनमें ही रिपल्शन हो रहा है, तो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, उनको रखेंगे क्या? वो लोग नहीं रखते हैं। तो ये जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एफिनिटी किसकी कम हो जाती है? हमेशा बोरोन एंड इन सब की कम हो जाएगी और इनकी बढ़ जाती है। रीजंस इज सिंपल दिस, हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करता हूँ तो कुछ और डिफरेंसेस देखने मिलते हैं हमें, थोड़ी सी उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एक नॉर्मल अगर सीबीएसई में बात करता हूँ, जो चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है किसी किसी के लिए नेगेटिव होती है और ज़ीरो भी होती है। ज़ीरो मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ, नेगेटिव क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। नेगेटिव मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आपको एक्सेप्ट कराना है, रिपल्शन पहले से ही है फिर भी आपको एक्सेप्ट कराना है उसको इलेक्ट्रॉन, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। ज़ीरो मतलब आपको कुछ एनर्जी नहीं देना पड़ता, सिंपली वो एड ऑन हो जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने मिलता है नेगेटिव? जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव कहाँ होती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। nth एटम में, नाइट्रोजन एटम में, मैं ग्रुप की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम नाइट्रोजन एटम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन एटम में देखने मिलता है, नोबेल गैसेस में देखने मिलता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में देखने मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन में क्यों देखने मिलता है। नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूँ तो P3 होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, एफिनिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या बन जाएगा? P4, जो पॉसिबल नहीं हो। पहले से ही देखिए हाफ फील्ड है, जैसे मैंने बताया हाफ फील्ड पहले से ही है, उसको नहीं चाहिए कि हम अनस्टेबल बने, तो पहला तो एक रीज़न है। इसीलिए नेगेटिव आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा तो ही एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, 2p ऑर्बिटल जो है बहुत छोटा है और उसकी वजह से रिपल्शन बहुत हो जाती है। और रिपल्शन हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को हीट करने लगते हैं वो लोग। जस्ट अभी हम लोग बात करके आ चुके हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन की साइज़ जो है सिंपली, मतलब अगर हम एफिनिटी की बात करते हैं वो नेगेटिव में रहती है, ठीक है। ज़्यादा किसकी रहेगी? फॉस्फोरस की रहेगी। क्यों? साइज़ कम है, साइज़ कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ही हिट करने लगते हैं रिपल्शन की वजह से, और यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव आपको इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इन तीनों के अंदर देखने मिलती है, हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, यहाँ पे हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो रहेगी नेगेटिव में दिखाएगा, जैसे कि हमने बात कर चुका, वो नहीं चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए। देन बेरिलियम होगा और देन ऐसे ही आपको एनी देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, ये तो पहले अनस्टेबल था, ये स्टेबल बन गया है, हाफ फुलफिल्ड हो चुका है। तो ये क्या हो गया है? अभी हैप्पी हो चुका है, ठीक है, ये हैप्पी हो गया है। पर ये फुलफिल्ड था, ये खुश था, हैप्पी था, अब दुखी हो चुका है। अब जब दुखी है और ये खुश है तो हमेशा दुखी वाले को लेने का, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं निकाल सकते हो आप इसलिए, तो उसकी ज़्यादा रहेगी पावर। ये चीज़ अपने याद रखिए, ठीक। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ग्रुप की अगर बात करो एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो हमेशा याद रखिएगा लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? S1 इलेक्ट्रॉन्स थे, देखिए हाफ फील्ड था पहले, मतलब थोड़ा खुश था, पर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन थे वो भी आपने निकाल दिए, सुपर खुश बन गया है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। हमेशा याद रखिएगा, कंपैरिजन जो करना होता है इलेक्ट्रॉन का, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वो एडजेशन में ही करिएगा। एडजेशन मतलब दो में ही, सिर्फ दो के अंदर कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है। जब दो में करोगे तब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि कभी भी कंपैरिजन करने जाते हो तो फर्स्ट और डायरेक्टली फिफ्थ के लिए कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, एफिनिटी की जब भी कंपैरिजन आप बात करोगे, इलेक्ट्रॉन्स निकाल के जब चेक कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट और डायरेक्ट लास्ट नहीं कंपेयर कर सकते, एडजेसेंट एटम में ही कंपैरिजन कीजिए। जो हैप्पी है उसको छोड़ दीजिए,
जो नहीं खुश है उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैप्पी बन रहा है, हैप्पी बन रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस की, तो यहाँ पे भी थोड़े से डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं एफिनिटी के वाइज। देखिए P4 P2 था इसके पास, P3 ये है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो क्या बन जाएगा, फुलफिल्ड बन जाएगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो अनस्टेबल होने की ट्राई करेगा, क्योंकि हाफ फिल्ड है, खुश था वो। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी बढ़ गई, खुश होना कौन चाहेगा, ये हो गया, ठीक है। तो जो खुश हो रहा है उसके ऊपर आप एरो कर दीजिए, उसकी एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। आई थिंक, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है आपको, कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, गेटा रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चन, पीडीएफ्स और 15 ईयर के नीट पेपर भी वहाँ पे अवेलेबल